मैं मोबिन अंसारी क्लासेस से आज पहली बार 10th क्लास के लिए सोशल साइंस की वीडियो बना रहा हूं। और जो पहले जो वीडियो बना रहा हूं वो हिस्ट्री से है और पहले चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हमें सबसे पहले जानना है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद जैसा कि दो शब्दों से मिलकर बना है। राष्ट्रवाद दो शब्दों से, एक है राष्ट्र और दूसरा क्या है वाद। वाद का अर्थ क्या होता है विचार, ठीक। वाद का अर्थ क्या है विचार। और राष्ट्र का क्या अर्थ है कि राष्ट्र के प्रति या देश के प्रति, ठीक। अर्थात राष्ट्रवाद का अर्थ है राष्ट्र के प्रति लोगों के विचार। दोबारा सुनना है कि राष्ट्रवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र और वाद। राष्ट्र का अर्थ है राष्ट्र के प्रति और वाद का अर्थ है विचार। तो राष्ट्रवाद का सिंपल सा अर्थ है राष्ट्र के प्रति लोगों का विचार। राष्ट्रवाद को समझने से पहले हमें तीन शब्दों को जानना जरूरी है। एक तो हमें जानेंगे देश के बारे में, ठीक। दूसरा जानेंगे राज्य के बारे में और तीसरा जानेंगे राष्ट्र के बारे में, ठीक। तो देश के बारे में, देश किसे कहेंगे तो जहाँ लोग रहते हों, अर्थात जहाँ पे जनसंख्या निवास करती हो, और जनसंख्या के साथ साथ जहाँ पे क्या हो भूमि हो, ठीक। अर्थात जहाँ पे लोग रहते हैं और जहाँ का एक निश्चित भूमि या एरिया हो उसे हम क्या कहते हैं देश। राज्य किसे कहते हैं तो राज्य में इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें ज़रूरी हैं। दो तो यही है कि राज्य भी क्या है जहाँ पे लोग रहते हों, अर्थात जहाँ की अपनी क्या हो भूमि हो, अर्थात जिसका निश्चित क्षेत्रफल हो। इसके साथ साथ जहाँ की क्या हो एक सरकार हो, जहाँ एक क्या हो सरकार हो। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट जो क्या हो संप्रभु हो, ठीक। संप्रभु या संप्रभुता हो, ठीक। अर्थात देश तो हम ये कहेंगे कि जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ जिसकी एक अपनी निश्चित भूमि है उसे देश कहते हैं। राज्य के लिए 4 कंडीशन है और राष्ट्र के लिए भी 4 शर्तें हैं। जैसे जन तो यहाँ भी होंगे, भूमि इसकी भी होगी, ठीक है, संप्रभुता भी होगी, लेकिन इसके साथ साथ क्या होगी संस्कृति होगी, ठीक। दोबारा सुनना है कि देश, जैसे आज़ादी से पहले भारत एक देश था क्योंकि भारत में लोग रहते थे, भारत एक निश्चित भूमि थी, लेकिन भारत संप्रभु नहीं था। संप्रभु का मतलब है जो किसी के नियंत्रण में न हो। तो आज़ादी के बाद हमारा देश क्या बना राज्य बना। और राष्ट्र में क्या है कि ये सब तीन तो है। संस्कृति मतलब जहाँ पे अनेक धर्म संस्कृति भाषा वर्ग के लोग रहते हों तो राष्ट्र है। राष्ट्र में रहने वाले लोगों को नागरिक कहा जाता है, राष्ट्र में रहने वाले लोगों को नागरिक कहा जाता है, जबकि राज्य में रहने वाले लोगों को जनता कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि राष्ट्रवाद दो शब्दों में मिलकर बना है, राष्ट्र और वाद। राष्ट्र का अर्थ है राष्ट्र के प्रति, वाद का अर्थ है विचार। तो राष्ट्रवाद का अर्थ हो गया राष्ट्र के प्रति लोगों के विचार। फिर हमें जानना है कि इन 3 शब्दों के बारे में, देश के बारे में, राज्य के बारे में और राष्ट्र के बारे में। अब इन तीनों के बारे में जान लेंगे तब हमें जानना है कि सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद आया तो क्यों आया। तो यूरोप में राष्ट्रवाद जानने से पहले हमें जानना होगा कि यूरोप में सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुई थी, ठीक। फ्रांसीसी क्रांति, तो याद रखना है कि फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई तो 1789 में। और जब फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुई तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहाँ के लोगों को, पहले अगर आपको पता होना चाहिए कि फ्रांसीसी जो यूरोप में मुख्य रूप से 3 वर्ग था। एक वर्ग तो था उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग, एक वर्ग था कुलीन वर्ग, दूसरा था मध्यम वर्ग या मध्य वर्ग, और तीसरा श्रमिक या मजदूर वर्ग, ठीक। तो बताना है कि पूरे यूरोप में या फ्रांस में मुख्य रूप से 3 वर्ग था, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति
से पहले कि हमने बताया था कि फ्रांस में मुख्य रूप से 3 वर्ग थे, कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग। कुलीन वर्ग जो अमीर वर्ग थे, जिन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था, जो बड़े बड़े महलों में रहा करते थे। मध्यम वर्ग में वे लोग थे जो शिक्षित वर्ग थे, व्यापारी थे। और श्रमिक में जो मजदूर या दास थे। लेकिन जब ये क्रांति प्रारंभ हुई तो क्रांति के बाद फ्रांस से लगभग ये सारे अधिकार सब कुछ परिवर्तित हो गया। जैसे जो विशेष अधिकार था, विशेषाधिकारों की समाप्ति की गई। उसके बाद आम जनता को भी बहुत ज़्यादा अधिकार दिया गया। और इसी में एक चीज़ जानना है कि नेपोलियन ने एक कानून बनाया था जिसे नेपोलियन संहिता, ये 1804 में इसका कानून बनाया गया था। और नेपोलियन संहिता में उसने कुछ बातें कही थी। और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि नेपोलियन संहिता या नेपोलियन विधि में किन किन बातों का उल्लेख है। तो नेपोलियन जब फ्रांस का शासक बना था तो उसने कुछ सुधार किए थे। क्या सुधार किया? उसने कहा कि जो लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त है तो विशेषाधिकारों की समाप्ति, कि उसने कहा कि किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं प्राप्त होगा। दूसरा कहा कि सभी लोग एक बराबर होंगे और सभी लोगों के लिए कानून भी क्या होगा, एक समान होगा। और उसके साथ साथ भूदास वर्ग, जो पहले क्या थे, जो भूदास थे, ठीक, भूदास वर्ग की भी क्या कर दिया, समाप्ति। कहा कि अब कोई भूदास नहीं होगा, अर्थात लोगों के ज़मीनों पे काम करने वाले जो किसान थे वो भूदास कहलाते थे। तो उसने कहा कि ये भूदास भी नहीं होगा। तो नेपोलियन ने जो अपने नियम बनाए थे, इस नियम से भी लोगों में जागरूकता आई। और उसके साथ साथ फिर फ्रांसीसी क्रांति में जब क्रांति हुई तो जो बूर्बो वंश का राजा था लुई 16, ठीक, लुई 16, इसका भी शासन क्या हो गया, अंत हो गया। तो इस तरह से राष्ट्रवाद की शुरुआत तो यूरोप में फ्रांस से ही मानी जाती है, फ्रांसीसी क्रांति से। तो अगर प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रवाद की शुरुआत का श्रेय सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होता है, तो फ्रांसीसी क्रांति से। अब इसमें हमें पढ़ना है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद और क्या क्या घटनाएं घटी जो यूरोप में राष्ट्रवाद को जन्म दी। तो हम इसे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज हमने केवल राष्ट्रवाद का परिचय पढ़ा, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक। थैंक यू।